Hello everyone, welcome back, and today we are going to start our lesson number 8, the addressing of cats, which is chapter 8 of class 6 English literature reader book, and this is actually a poem which is by T.S. Eliot. Now let's first try to understand a bit brief about the poem कि in short क्या कह रही है ये poem. एक्चुअली में पहले इसमें पोएट कहता है कि पोएट एज्यूम करता है कि आपको कैट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अब आप क्लास 6 में आ गए हो, आप थोड़े बड़े हो गए हो और अब तक आपको कैट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता है. एंड देन ही सेज कि कैट्स और डॉग्स में डिफरेंस होता है. आप कभी भी उसको उन दोनों को सेम एज्यूम नहीं कर सकते, बट फिर वो उनमें डिफरेंसेस हाईलाइट करता है कि कैट्स और डॉग्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, जिसमें वो बताता है कि डॉग्स ईजिली फ्रेंडशिप कर लेते हैं बट कैट्स इतनी ईजिली फ्रेंडशिप नहीं करती. इसलिए कैट्स को अपना फ्रेंड बनाने के लिए, या अगर आपने किसी कैट को अपना फ्रेंड बनाना है, या अगर आप चाहते हो कि कोई कैट आपके ऊपर विश्वास करे, तो आपको ये सीखना होगा कि हमें एक कैट को कैसे एड्रेस करना है. एड्रेस मीन्स कि हमें एक कैट के साथ कैसे बिहेव करना है, सो दैट वो कैट हमारे पे विश्वास करे और हमारी धीरे धीरे फ्रेंड बन जाए. So let's start the poem. Now, the first stanza, you've read of several kinds of cat, and my opinion now is that you should need no interpreter to understand their character. So here the poet is assuming कि आपको cats के बारे में already knowledge है, कि आपने already read किया हुआ है cats के बारे में. You have read और different kinds of cats के बारे में आपने already read किया हुआ है. And in the opinion of the poet, मतलब in my means, poet is writing for himself, कि poet के हिसाब से आपको cats के बारे में समझने के लिए कोई interpreter, कोई middleman, कोई mediator की ज़रूरत अब नहीं है. And what is the meaning of interpreter? Interpreter is someone who explains, this meaning is given at the back, that someone who explains the nature of something, कि कोई चीज़ कैसे है जब उसको कोई middleman कोई समझाता है. तो वो कहता है कि आपको ऑलरेडी कैट्स के बारे में पता है और आपको किसी मीडिएटर, मिडलमैन या इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं है टू अंडरस्टैंड देयर कैरेक्टर, ये समझने के लिए कि कैट्स कैसे होती हैं, उनका कैरेक्टर कैसा होता है. यू नाउ हैव लर्नड इनफ टू सी दैट कैट्स आर मच लाइक यू एंड मी. वो कह रहा है कि आपने अभी तक इनफ, आपको जानकारी है कि कैट्स कैसी होती हैं, एंड आपको पता है कि कैट्स मेरी और तुम्हारी तरह ही होती हैं. And other people whom we find possessed of various types of mind. And cats मेरी, तुम्हारी या और लोगों की तरह ही होती हैं, जिनको हम इधर उधर whom we find, जिनको हम मिलते हैं आम जिंदगी में, possessed of various types of mind. और जैसे कि उन लोगों के, जिनको भी हम लोगों को मिलते हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि उन लोगों का डिफरेंट माइंड सेट होता है, ऐसे ही कैट्स का भी डिफरेंट माइंड सेट होता है. तो मीन्स कैट्स आर लाइक अस, लाइक ह्यूमन बींग्स ओनली विद डिफरेंट माइंड सेट्स. नाउ फॉर सम आर सेन एंड सम आर मैड, and some are good and some are bad, and some are better, some are worse, but all may be described in verse. अब पोएट कह रहा है कि जैसे ह्यूमन बींग्स का माइंडसेट अलग अलग होता है, वैसे कैट्स का भी माइंडसेट अलग अलग होता है. फॉर मीन्स बता रहा है कि वो सम आर सेन. दिस मीन्स कि कुछ कैट्स जो हैं वो मेंटली साउंड होती हैं, मेंटली हेल्दी होती हैं, एंड कुछ कैट्स मैड होती हैं, कुछ कैट्स गुड होती हैं, कुछ कैट्स बैड होती हैं, कुछ बेटर होती हैं, कुछ वर्स होती हैं, कुछ बिल्कुल ही बुरी होती हैं. बट इन सब काइंड ऑफ जितनी भी टाइप्स ऑफ कैट्स हैं, इन सब के बारे में हम एक वर्स में, मतलब वर्स का मतलब है पोएम, सो हम एक पोएम में इसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं कैट्स के बारे में. यू हैव सीन देम बोथ एट वर्क एंड गेम्स एंड लर्नड अबाउट देयर प्रॉपर नेम्स, देयर हैबिट्स एंड देयर हैबिटेट्स, बट हाउ वुड यू एड्रेस अ कैट. वो कह रहा है कि आपने कैट्स को काम करते हुए भी देखा है, आपने उन्हें गेम्स खेलते हुए भी देखा है, एंड आपने देखा है कि लोग कैसे कैट्स के अलग अलग नेम्स रख देते हैं, प्रॉपर नेम्स, एंड आपको पता है कैट्स की हैबिट्स कैसी होती हैं, उनका हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर समवन लिव्स, तो उनका हैबिटेट कैसा होता है, उनके रहने की जगह कैसी होती है. बट हाउ वुड यू एड्रेस अ कैट, एंड दिस इज़ वन थिंग जो आपने सीखनी है, विच यू नीड टू लर्न, कि हमें एक कैट को एड्रेस कैसे करना चाहिए, मतलब एक कैट से जान पहचान कैसे बढ़ानी चाहिए, उसको कैसे ग्रीट करना चाहिए. एड्रेस मतलब कैसे ग्रीट करना है. जैसे हमारे घर में कोई आता है तो हम उसको ग्रीट करते हैं ना, हाय, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल बोल के. वैसे ही अब हमें, आपको पोएट ये कह रहा है कि हमें पता है कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कैट्स कैसी होती हैं, उसको समझाने के लिए कोई मिडलमैन की ज़रूरत नहीं है. जो आपको मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है कि कोई एक और बंदा आए और आपको कैट्स के बारे में समझाए. आपने उनके बारे में इनफ जानकारी ले रखी है और आपको पता है कि कैट्स हमारी ह्यूमन बींग्स की तरह ही होती हैं, जैसे आपके, मेरे या और लोगों की तरह. उनका भी डिफरेंट माइंडसेट होता है. कुछ मेंटली हेल्दी होती हैं, कुछ मैड होती हैं, कुछ गुड होती हैं, बैड होती हैं, बेटर होती हैं, वर्स होती हैं. और इन सब कैट्स के बारे में हम एक पोएम में डिस्क्राइब कर सकते हैं. और आपने कैट्स को देखा है कि वो कैसे काम करती हैं, कैसे खेलती हैं, कहाँ रहती हैं, उनकी हैबिट्स क्या होती हैं. बट आपको क्या सीखने की ज़रूरत है, आपको एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि हमें कैट्स को एड्रेस कैसे करना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट पेज ऑफ दिस पोएम.
सो फर्स्ट योर मेमोरी आई विल जॉग एंड से अ कैट इज़ नॉट अ डॉग। तो पोएट कहता है कि इस बारे में समझाने से पहले कि कैट्स को कैसे एड्रेस करना है, उसे समझाने से पहले मैं आपकी मेमोरी को थोड़ा दौड़ाना चाहता हूँ। दौड़ाना मीन्स मैं आपको ये याद कराना चाहता हूँ, ये रिमाइंड कराना चाहता हूँ, ये रिमेंबर कराना चाहता हूँ कि अ कैट इज़ नॉट अ डॉग, कि आप कैट को कभी भी एक डॉग से कंपेयर मत करना, कैट को कभी भी डॉग की तरह मत समझना, क्योंकि कैट और डॉग बिल्कुल डिफरेंट एनिमल्स हैं। कैट का अलग सा एटीट्यूड कैरेक्टर है और डॉग का अलग सा एटीट्यूड कैरेक्टर है। नाउ नेक्स्ट नाउ डॉग्स प्रिटेंड दे लाइक टू फाइट। अब वो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेंजा से हमें बता रहा है कि डॉग्स कैसे होते हैं। तो यहाँ पे वो डॉग्स के बारे में समझा रहा है कि डॉग्स कैसे होते हैं। पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि डॉग्स कैसे होते हैं, फिर वो समझाएगा कि डॉग्स ऐसे होते हैं, तो अब कैट्स कैसी होती हैं वो नेक्स्ट आगे समझाएगा। तो लेट्स स्टार्ट कि डॉग्स कैसे होते हैं ना। डॉग्स प्रिटेंड दे लाइक टू फाइट। प्रिटेंड मतलब शो करना, किसी चीज़ के बारे में अपना ओपिनियन बताना या उसके बारे में मतलब अपने आप को शो ऑफ करना। तो डॉग्स अपने आप को कैसे शो करते हैं, वो अपने आप को ऐसे शो करते हैं जैसे कि उन्हें लड़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। दे लाइक टू फाइट। दे ऑफन बार्क, मोर सेल्डम बाइट। बट ज़्यादातर, ऑफन मतलब ज़्यादातर, वो बार्क ही करते हैं, भौंकते ही हैं। मोर सेल्डम बाइट, बट सेल्डम मीन्स रेयरली, बट वो रेयरली ही बाइट करते हैं। दिस मीन्स कि वो शो तो ऐसे करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फाइट करना पसंद करते हैं, बट वो भौंक के ही चुप हो जाते हैं, बार्क करके ही चुप हो जाते हैं, और बाइट तो कभी कभी ही करते हैं, रेयरली करते हैं। So here you can write the meaning of seldom means rarely. But yet a dog is on the whole what would you call a simple soul. But फिर भी पोएट कह रहा है on a whole, अगर मैं बात करूँ कि डॉग्स कैसे होते हैं, तो ओवरऑल मैं अगर बताऊँगा तो डॉग्स बहुत ही सिंपल होते हैं। दे हैव अ वेरी सिंपल सोल। सो सिंपल सोल हियर मीन्स कि दे आर ऑनेस्ट, दे बिकम फ्रेंड्स वेरी इजीली, दे आर लॉयल, दे आर फ्रेंडली, एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड मैन्स बेस्ट फ्रेंड। कि वो बहुत ही जल्दी फ्रेंडशिप कर लेते हैं, हम लोगों पे बहुत ही जल्दी विश्वास कर लेते हैं, ह्यूमन बींग्स पे, और उनके फ्रेंड्स भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। ऑफ कोर्स आई एम नॉट इंक्लूडिंग पीक्स एंड सच फैंटास्टिक कैनाइन फ्रीक्स। एंड ऑफ कोर्स वो कह रहा है कि मैं ऑन द होल सारे डॉग्स की बात कर रहा हूँ, बट इसमें मैं पीक्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। सो इफ़ यू सी एट द बैक, द मीनिंग ऑफ पीक्स इज अ पेकिंगीज, अ चाइनीज ब्रीड डॉग। सो पीक्स इज अ चाइनीज ब्रीड का एक डॉग है, एंड कैनाइन ऑल्सो हियर मीन्स डॉग। पोएट कह रहा है कि डॉग ज़्यादातर इजी गोइंग होते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स बहुत इजीली बन जाते हैं। सिंपल सोल होती है, सिंपल सोल मतलब ऑनेस्ट, फ्रेंडली, लॉयल होते हैं। बट इस बात में मैं पीक्स को नहीं इंक्लूड कर रहा, क्योंकि पीक्स कौन से डॉग्स होते हैं, चाइनीज़ ब्रीड ऑफ डॉग, एंड शायद ये पीक्स जो ब्रीड है वो थोड़ी फ्यूरियस और फियर्स डॉग है, मतलब खतरनाक डॉग है वो। एंड इसमें मैं और क्या नहीं इंक्लूड कर रहा, सच फैंटास्टिक कैनाइन फ्रीक्स, एंड कैनाइन हेयर मीन्स अ डॉग। सो और मैं कुछ फ्रीकी डॉग्स, फ्रीक्स मतलब कुछ स्ट्रेंज डॉग्स, अनयूजुअल से डॉग्स जो बहुत ही अजीब तरह बिहेव करते हैं इन अ सिली वे, मैं उन डॉग्स को भी इस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं कर रहा। किस कैटेगरी में, इसमें जिसमें वो कह रहा है कि डॉग्स की सोल सिंपल कैटेगरी है, इसमें से किस किस को वो इंक्लूड नहीं कर रहा है, या अदरवाइज क्वेश्चन क्या बन सकता है, किस किस को एक्सक्लूड कर रहा है। तो उसने किसको किसको एक्सक्लूड करा है, पीक्स को और कैनाइन फ्रीक्स को। द यूजुअल डॉग अबाउट द टाउन इज मच इंक्लाइंड टू प्ले द क्लाउन। तो पोएट कह रहा है कि जो यूजुअल मीन्स जो आमतौर पे हमें अपने टाउन के आसपास, अपने इर्द गिर्द नेबरहुड में जो डॉग्स मिलते हैं, इज मच इंक्लाइंड टू प्ले अ क्लाउन। ये जो डॉग्स हैं ज़्यादातर दे प्ले लाइक अ क्लाउन। अब देखो, प्ले लाइक अ क्लाउन, इसकी इस वर्डिंग की 2-3 इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। मैं आपको जितनी मेरे को इंटरप्रिटेशन समझ में आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ, एंड देन यू कैन सी वट एवर सूट्स यू। लाइक यहाँ पे इन्होंने कहा है टू प्ले द क्लाउन, तो ये इसका क्या मतलब हो सकता है। देखो, वो कह रहे हैं कि जो हमारे आसपास आम तौर पे जो डॉग्स मिलते हैं वो ज़्यादातर, पहली इंटरप्रिटेशन क्या है कि ज़्यादातर वो सॉफ्ट टॉयज़, क्लाउन्स मतलब सॉफ्ट टॉयज़ की तरह होते हैं। एंड फार फ्रॉम शोइंग टू मच प्राइड इज़ फ्रिक्वेंटली अनडिग्निफाइड। कि जो हमारे आसपास डॉग्स हैं वो एक टॉयज़ की तरह यूज़ होते हैं, क्लाउन्स की तरह, क्लाउन्स मतलब सॉफ्ट टॉयज़ की तरह। दिस इज़ द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन कि जो आसपास हमारे डॉग्स मिलते हैं लोग उनको सॉफ्ट टॉयज़ की तरह ट्रीट करते हैं, और ऐसे डॉग्स में ज़्यादातर अपना कोई प्राइड, अपना कोई एटीट्यूड नहीं होता, मतलब दे डोंट शो एनी एटीट्यूड, अपना प्राउडीनेस नहीं शो करते वो। एंड इज़ फ्रीक्वेंटली अनडिग्निफाइड, और इनकी ज़्यादा अनडिग्निफाइड मतलब नॉट रिस्पेक्टेड मच, एंड ये डॉग्स की ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं होती। राइट तो इसका क्या मतलब है, जैसे सपोज आप किसी के घर में जाते हो और आपको डॉग से बहुत डर लगता है, तो वहाँ पे टू वेलकम यू दे पुट द डॉग आउट ऑफ देयर हाउस, या उसको बाहर बांध देते हैं, अपने उस एरिया से हटा देते हैं ताकि आपको डर ना लगे। सो दिस मीन्स क्या हुआ कि डॉग को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही ना, जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल। सो दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग हियर कि जो ऐसे डॉग्स हैं हमारे आसपास की लाइफ में हमें मिलते हैं, वो डॉग ज़्यादातर लोग उनको क्लाउन मतलब उनको टॉयज़ की तरह ट्रीट करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन कि टॉयज़ की तरह ट्रीट करते हैं, और उनमें ज़्यादा एटीट्यूड भी नहीं होता उन डॉग्स में, वो लोग ज़्यादा नखरे भी नहीं मारते वो वाले डॉग्स जो होते हैं, और उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी नहीं की जाती, दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड। ठीक है, इसलिए उनको बाहर भेज दिया ना आपको वेलकम करने के लिए। ना सेकंड इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है कि जो हमारे आसपास डॉग्स मिलते हैं, लोग उनको क्या करते हैं, कलरफुल कपड़े पहना देते हैं, जिसके कारण वो डॉग्स जो है क्लाउन की तरह दिखने शुरू हो जाते हैं।
और वो इसीलिए अब उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी नहीं की जाती, मतलब उनसे ना तो कोई डरता है और उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। और ऐसे डॉग्स ज़्यादातर अपना एटीट्यूड भी शो नहीं करते, उनमें ज़्यादा प्राउड की फीलिंग नहीं होती। या थर्ड इंटरप्रिटेशन क्या होती है कि जो द यूजुअल डॉग्स अबाउट द टाउन, जो हमारे आसपास हमें डॉग्स दिखते हैं, मच इंक्लाइंड टू प्ले द क्लाउन, मतलब वो क्लाउन की तरह सिली वे में प्ले करते हैं, सिली वे में बिहेव करते हैं, एंड उनमें ज़्यादा एटीट्यूड नहीं होता, प्राउड की फीलिंग नहीं होती और ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं की जाती। फ्रीक्वेंटली अनडिग्निफाइड मतलब उनको फ्रीक्वेंटली या ज़्यादातर, फ्रीक्वेंटली मतलब ज़्यादातर वो अनरिस्पेक्टेड होते हैं, लोग उनसे डरते नहीं हैं, दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड और उन्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट भी नहीं दी जाती। सो आई होप ये 3 इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आ गई हैं। यू कैन मोल्ड इट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर स्कूल एंड द एक्सप्लेनेशन of your teacher. Now he is very easily taken in. ही मतलब अब यहाँ पे डॉग्स की बात हो रही है कि जो ज़्यादातर डॉग्स होते हैं easily taken in means कि वो बहुत ही आराम से they become friend very easily. taken in मतलब familiar हो जाते हैं और बहुत ही आसानी से फ्रेंडशिप कर लेते हैं. Just chuck him underneath the chin. chuck मतलब पैट, तो आप उनको हल्का सा पैट करो उनकी चिन के नीचे, जैसे हम जनरली चिन के नीचे डॉग्स को हल्के से हाथ से प्यार करते हैं, या फिर slap his back और shake his paw, या फिर आप उसकी बैक पे पैट करो, slap means बैक पे प्यार से पैट करो या उससे हैंड शेक करो, एंड ही विल गैम्बल एंड गफॉ। तो इतना ही करने पर मतलब आप उसकी चिन के नीचे प्यार करोगे, उसकी बैक पे हल्का सा पैटिंग करोगे, उससे हैंडशेक करोगे, तो he will gamble. He will gamble means he will leap about playfully. The meaning is given at the back. Gamble का क्या मतलब है, इतना करने पे ही, ये 2-3 चीज़ें करने पे ही वो खुश हो जाएगा, और he will leap about means इधर उधर कूदने लगेगा, playfully, playfully means खुश होके, and guffaw, guffaw means और ज़ोर ज़ोर से बाक करना शुरू हो जाएगा, loudly, he will start barking loudly to show that he has become happy and to show that how happy he is, आपने उसको प्यार किया अपना फ्रेंडशिप शो करने के लिए। he is such an easy going lout, lout here means fellow, तो वो कह रहे हैं जो डॉग्स होते हैं बहुत ही easy going fellows होते हैं, आसानी से दोस्त बन जाते हैं। he will answer any hail or shout, और ये जो डॉग्स होते हैं आप इनको मतलब किसी भी साउंड पे, किसी भी साउंड पे, किसी भी शाउट पे आपको आंसर बैक करते हैं, एंड हाउ दे आंसर बाय बार्किंग। तो आपको कोई भी आप उसको साउंड मतलब उसको आवाज़ लगाओगे या कोई भी उसको इधर उधर से कॉल कोई करेगा या कोई भी उसको बुलाएगा, कोई साउंड अगर होगी तो वो आंसर बैक करता है बाय बार्किंग। अगेन आई मस्ट रिमाइंड यू दैट अ डॉग्स अ डॉग, अ कैट्स अ कैट। बट पोएट कह रहा है, बट मैं अगेन आपको ये रिमाइंड कराना चाहता हूँ, याद कराना चाहता हूँ कि डॉग डॉग होता है और कैट कैट होती है, मतलब कि ये दोनों को सेम नहीं समझ सकते, ये दोनों डिफरेंट हैं। विद कैट्स सम से, अब वो कैट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अभी तक उसने डॉग के बारे में बताया। विद कैट्स सम से वन रूल इज ट्रू, डोंट स्पीक टिल यू आर स्पोकन ट्रू। मतलब कैट्स के साथ वो कहता है सम से, मतलब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कैट्स के साथ डील करने का एक रूल है। सो वी शुड रीड इट लाइक दिस, सम से वन रूल इज़ ट्रू विद कैट्स, मतलब कैट्स के साथ डील करने के लिए एक रूल जो है वो क्या है, डोंट स्पीक टिल यू आर स्पोकन टू, कि आप कैट से तब तक बात ना करो जब तक कोई वो वाली कैट खुद आपसे बात ना करे या खुद आपसे बात करने की इच्छा प्रकट ना करे, मतलब खुद उससे ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश मत करो, जब तक वो आपको रिस्पॉन्स ना दे तब तक आप उससे बात नहीं करो, राइट। तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम डॉग्स, जैसे कि डॉग्स को तो आप प्यार से बुलाते हो तो उसी टाइम फ्रेंड्स बन जाते हैं, बट कैट्स के साथ आपको थोड़ा केयरफुली डील करना पड़ेगा। तो पोएट कह रहा है सम पीपल से, सम से मीन सम पीपल से, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कैट्स के साथ डील करने का एक रूल है कि आप कैट से तब तक बात ना करो जब तक कैट आपको कोई रिस्पॉन्स ना दे। Myself, I do not hold with that. Do not hold means do not agree. बट वो कह रहा है कि इस रूल से मैं खुद अग्री नहीं करता। I say you should address a cat, but always keep in mind that he resents familiarity. वो कहता है कि ये जो कुछ लोग कहते हैं कि कैट्स के साथ डीलिंग करने का एक रूल है कि तब तक आप कैट से बात मत करो जब तक कैट खुद आपकी तरफ रिस्पॉन्स ना शो करे। बट पोएट कहता है कि इस रूल से मैं अग्री नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि आपको कैट को एड्रेस करना चाहिए, बट एड्रेस करने के टाइम पे केयरफुली एड्रेस करना है। आपको ये ध्यान में रखना है, अपने माइंड में रखना है कि कैट रिजेंट का मतलब होता है डिसलाइक, कि कैट्स जो है वो डिसलाइक करती हैं फेमिलियरिटी का मतलब ओवर फ्रेंडली बिहेवियर या ओवर क्लोजनेस। तो मतलब कहने का मतलब है कि पोएट कह रहा है कि आपको कैट्स को एड्रेस करने के टाइम पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कैट्स ओवर फ्रेंडली बिहेवियर या टू मच ऑफ द क्लोज बिहेवियर डिसलाइक करती हैं, रिजेंट करती हैं। नेक्स्ट, आई बाउ एंड टेकिंग off my hat, address him in this form, "Oh cat." But if he is the cat next door, whom I've often met before, he comes to see me in my flat, I greet him with an "Oopsa cat." अब यहाँ पे क्या कह रहा है पोएट, वो कह रहा है I bow and taking off my hat, address him in this form, "Oh cat." कि जब भी मैं किसी कैट को मिलता हूँ मैं उस कैट को झुक के बाव करता हूँ, बाव मतलब झुक के उसको विश करता हूँ, अपनी हैट को टेक ऑफ मतलब अपनी हैट को रिमूव करके उसको बाव करता हूँ उसके सामने झुक के, फिर उसको कैसे एड्रेस करता हूँ, क्या वर्ड से, "ओ कैट."
सो मैं वर्ड क्या यूज़ करता हूँ, ओ कैट, और मैं उसको बाव करता हूँ और अपनी हैट को टेक ऑफ करके बाव करता हूँ, रिमूव करके बाव करता हूँ। बट अगर कोई कैट ऐसी है जो मेरी नेबरहुड में रहती है या जिससे मैं पहले ही मिल चुका हूँ या जो मेरे फ्लैट में आती रहती है, उसको मैं कैसे ग्रीट करता हूँ, क्या बोल के, ऊप्स अ कैट। I have heard them call him James Bus James, but we have not got so far as names. अब वो कैट पोएट कह रहा है कि ये वाली जो कैट है, वाली नहीं वाला, बिकॉज यहाँ पे उसने ही यूज़ करा है, सो कॉल हिम यूज़ करा है, सो प्रॉबेबली दिस इज़ अ मेल कैट। एंड वो कहता है कि जो मैंने अपने नेबरहुड में सुना है इस कैट को, जो कैट मेरे घर आता रहता है जो कैट, उसका नाम मैंने सुना है कि उसको नेबरहुड में लोग जेम्स बस जेम्स कह के बुलाते हैं, बट वी हैव नॉट गॉट सो फार, मतलब बट मैं और वो कैट इतने ज़्यादा फ्रेंडली अभी नहीं हुए कि मैं उस कैट को उसके नाम से डायरेक्टली बुला पाऊँ। मतलब अभी हम दोनों इतने फेमिलियर नहीं हुए कि हम एक दूसरे का नाम लेके, इनफैक्ट कैट तो पोएट का कैसे नाम लेगी ना, मतलब पोएट कहता है कि हम इतने फेमिलियर, इतने फ्रेंडली नहीं अभी बने कि मैं उस कैट का नेम लेके उसको एड्रेस करूँ। बिफोर, तो क्या कह रहा है पोएट कह रहा है कि जब भी आपने किसी कैट को एड्रेस करना है तो आपको एक माइंड में चीज़ रखनी है, नंबर 1 ये कि जो कैट है वो ओवर फ्रेंडलीनेस जो है वो रिजेंट करती है, मतलब ओवर फ्रेंडलीनेस को डिसलाइक करती हैं, लाइक नहीं करती। जब भी मैं किसी को, पोएट कह रहा है, जब भी मैं किसी कैट को, न्यू कैट को मिलता हूँ तो मैं उसको झुक के, अपनी हैट टेक ऑफ करके झुक के उसको एड्रेस करता हूँ, एंड आई से ओ कैट। जैसे कि किसी प्रिंस को बोला जाता है, राजाओं को बोला जाता है ओ लॉर्ड या ओ किंग, वैसे मैं उस कैट को ओ कैट करके एड्रेस करता हूँ। बट अगर वो कैट मेरी जान पहचान की है या मुझसे पहले मिल चुकी है तो मैं उसको ग्रीट करता हूँ, क्या कह के, ऊप्स अ कैट। और मैंने सुना है कि वो कैट को हमारे आसपास के लोग जेम्स बस जेम्स करके एड्रेस करते हैं, बट मैं और वो कैट अभी इतने फ्रेंडली नहीं हुए कि मैं उसको डायरेक्टली उसके नेम से बुला पाऊँ। बिफोर कैट विल कॉन्डेसेंड to treat you as a trusted friend, some little token of esteem is needed like a dish of cream. अब ये कह रहा है before a cat will condescend, मतलब इससे पहले कि कैट अग्री करे to treat you as a trusted friend, आपको एक कैट एक ट्रस्टेड फ्रेंड, एक फेथफुल फ्रेंड कब मानेगी, जब आप उसको कुछ टोकन ऑफ लव दोगे, टोकन ऑफ एस्टीम, मतलब उसको कुछ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट दिखाओगे। और वो टोकन ऑफ रिस्पेक्ट या टोकन ऑफ लव क्या होगा, लाइक अ डिश ऑफ क्रीम, जैसे कि क्रीम हेयर मीन्स मलाई, बिकॉज कैट्स को मलाई बहुत पसंद होती है। तो वो कह रहा है पोएट कि अ कैट, आपकी एक कैट थोड़ा टाइम लगाती है आप पे विश्वास करने को, आपके साथ फेमिलियर होने को, आप पे ट्रस्ट करने को। दिट मीन्स दैट कैट टेक्स टाइम टू build a trust in you, या फिर to trust you, या to make friends with you. So in order to win the trust of a cat, you have to give a token of love, and such a token of love may be a dish of cream, a dish of malai. So this means कि आपको कुछ मटीरियलिस्टिक गिफ्ट देना पड़ता है पहले कैट का ट्रस्ट विन करने के लिए, कैट से फ्रेंडशिप बनाने के लिए। मतलब कुछ ऐसा करो जैसे कि उसको मलाई की एक डिश दे दो, एक कटोरी में मलाई सर्व करो, ताकि कैट का आपके ऊपर फेथ बन जाए और उसे लगे कि आप उसके फ्रेंड हो। अ कैट्स इंटाइटल्ड टू एक्सपेक्ट दीज एविडेंसेस ऑफ रिस्पेक्ट, कि ये कैट, और वो कहता है कि क्यों ना करे, कैट डेफिनेटली ये डिज़र्व करती है कि वो एक्सपेक्ट करे कि उसको रिस्पेक्ट का कोई एविडेंस दिया जाए, प्रूफ दिया जाए। मतलब ये डेफिनेटली कैट एक डिज़र्व करती है कि उसको हम प्रूफ दें कि जो बंदा उसके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा है, पहले उसको प्रूफ दे कि वो कैट को रिस्पेक्ट करता है, कैट को लव करता है। मतलब उसे कैट को इम्प्रेस करने का कोई प्रूफ देना पड़ेगा, वो सिर्फ बातों से ही, जैसे कि डॉग्स जो हैं वो हल्का सा पैटिंग करने से या चिन के नीचे प्यार करने से ही फ्रेंडली हो जाते हैं और आप पे विश्वास कर लेते हैं। कैट इतनी इजीली विश्वास आप पे नहीं करती, इतनी इजीली आपके साथ फ्रेंडशिप नहीं करती, इतनी इजीली आपके ट्रस्ट नहीं करती। उसको आपको इम्प्रेस करना पड़ेगा, और वो बातों से इम्प्रेस नहीं होती। उसको कुछ ना कुछ आपको टोकन ऑफ एस्टीम देना पड़ेगा, टोकन ऑफ लव, कुछ मटीरियलिस्टिक गिफ्ट देना पड़ेगा। और ऐसा एक मटीरियलिस्टिक गिफ्ट जो पोएट ने बताया है वो क्या है, इट इज़ अ डिश ऑफ क्रीम। And so in time you reach your aim and finally call him by his name. तो जब so in time मतलब थोड़ा टाइम लगेगा आपको अपना इस एम पे, इस गोल पे रीच करने को। और यहाँ पे गोल क्या है, टू विन द ट्रस्ट ऑफ अ कैट, टू बी फ्रेंडली विद अ कैट। तो जब आपका थोड़े टाइम के बाद जब आपका कैट के साथ फ्रेंडशिप हो जाए, उसके साथ ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए, कैट आप पे विश्वास करने लगे, आप पे फेथ करे, तब फाइनली आप कैट को उसके नाम से, उसके प्रॉपर नेम से एड्रेस कर सकते हो। सो दिस इज़ दिस एंड दैट इज़ दैट एंड देयर्स हाउ यू एड्रेस अ कैट। और पोएट कह रहा है कि ऐसे ही आप, तो पोएट कह रहा है कि ऐसे ही दिस इज़ दिस एंड दैट इज़ दैट, मतलब कि कैट ऐसी ही होती हैं और डॉग इनसे अलग होते हैं, कैट्स अलग होती हैं। एंड देयर इज़ हाउ एंड दिस इज़ द वे दैट यू शुड एड्रेस अ कैट। And the poet is T.S. Eliot. So we can say that dogs and cats are entirely different. Poet ने ये बताने की कोशिश करी है, डॉग्स बहुत ही ईजिली, यहाँ पे उसने कहा है डॉग्स बहुत ही ईजिली आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, बट कैट को एड्रेस करने के लिए, कैट को फ्रेंडशिप कराने के लिए, कैट
पे फेथ बनाने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स रिक्वायर्ड हैं, मतलब एक कैट को एड्रेस करने के लिए कुछ ट्रिक्स चाहिए हमें, और उसको कुछ मटेरियलिस्टिक गिफ्ट या उसको कुछ ब्राइब देनी पड़ेगी ताकि कैट्स हमारा ट्रस्ट विन कर सके, वो हम पे फेथ कर सकें। वो डॉग्स की तरह इतनी ईजी गोइंग फेलो नहीं होती। ईजी गोइंग मीन्स इतनी फ्रेंडली, ईजिली फ्रेंडली नहीं बनती। Here is an exercise which is given on page number 63. It says, cats and dogs are most common pets people have, and there are dog lovers and cat lovers who will argue over which pet is better. How would you describe the pets? Some qualities are given in the box below. Write D for the quality you would use for a dog, and C for those you would use for a cat, and DC for the qualities you think both have. So friendly कौन होते हैं? डॉग. डिग्निफाइड कौन होती हैं? डिग्निफाइड मीन्स रिस्पेक्टेड, ज़्यादा रिस्पेक्ट कौन डिमांड करती हैं? कैट्स. एंथुजियास्टिक कौन होते हैं? डॉग्स, क्योंकि वो ज़रा सा प्यार करने पे ही जंप करने लगते हैं. क्यूरियस कौन होते हैं? क्यूरियस दोनों होते हैं, डॉग्स भी और कैट्स भी. वॉचफुल ज़्यादा कौन होते हैं? डॉग्स. प्लेफुल कौन होते हैं? डॉग्स. ईगर टू प्लीज, डॉग्स. फॉर्मल आर कैट्स, क्योंकि कैट्स के साथ हमें फॉर्मली डील करना पड़ता है, वो ज़्यादा एटीट्यूड शो करती हैं. लॉयल डॉग्स. इंडिपेंडेंट कौन होती हैं? कैट्स. वाइज आर कैट्स. Clean are cats. Then quiet are cats. Happy are dogs. Loving dogs. Well groomed कौन होती हैं? Cats. Graceful cats. Lazy cats. Relaxed both dogs and cats. Calm cats. Obedient dogs. Aloof अकेले रहना कौन पसंद करती हैं? जो ज़्यादा familiarity नहीं पसंद करती, cats. Mysterious कौन होती हैं? Cats. और mysterious मतलब जो ज़्यादा खुफिया सी होती है ना, जो इतनी आसानी से विश्वास नहीं करती, थोड़ा शक करती हैं, cats. And faithful कौन होते हैं? Dogs. Now let's start the assignment of the poem, the addressing of the cats. The first question is, why does the poet feel no interpreter is needed to understand the character of cats? The answer is, the poet feels that no interpreter is needed to understand the character of cats because, number one, a lot has already been read and learned about several kinds of cats. Number two, cats are also like human beings and they possess same qualities, behavior, characteristics, and personalities like us. That's it. Next question. Mention some words given in the poem that describe the cat's character and behavior. So the answer is, some words that describe the character and behavior of cats are, number one, some cats are sane, that is mentally sound, healthy, or well behaved. Number two, some cats are mad or insane. Number three, some cats are good and some cats are bad. Number four, some cats are better while some are worse. Then question fourth, what are the poet's view about the usual dog? According to the poet, the usual dogs are clownish and often behave in an undignified manner. They easily become friends. A little patting makes them so happy that they bark and jump and play about. They are easygoing and respond to any call. Fifth question is, how can human beings befriend a cat? The answer is, human beings can befriend a cat, number one, by keeping in mind that they resent familiarity. Number two, by bowing and taking off one's hat to address a familiar cat as "Oh cat," or as "Oopsa cat" if it is the cat next door whom one has seen or met before. Or you can also write to address a familiar cat as "Oh cat" or an unfamiliar cat as "Oopsa cat." Number three, by offering some small token of respect like a dish of cream. Sixth question is, why name is an evidence of respect and why this evidence needs to be shown to a cat? So the first part of this question, the answer of the first part is, name is an evidence of respect as it shows how you address the others, and here a cat. As per poet, if he meets a new cat or an unfamiliar cat, he addresses with the name "Oh cat," and if he meets a familiar cat, then he addresses as "Oopsa cat." So the second part says, why this evidence needs to be shown to a cat. Answer is that this evidence or proof of respect needs to be shown to a cat so that they agree to treat us as a trusted friend and thereby evolve a friendly relation with it. Only then we can address a cat by its name. The next is a few lines, that is an extract is given and some questions are given. So here first the extract is, he is very easily taken in, just chuck him underneath the chin or slap his back or shake his paw and he will gambol and guffaw. He is such an easygoing lout, he'll answer any hail or shout. The first question is that what is the name the poem and the poet. So the answer is poem. The name of the poem is The Addressing of Cats and the poet is T.S. Eliot. Now who is he in the given extract? So in the given extract he refers to a dog or a usual town dog. Mention the actions that help friend him. So the actions that help friend him are patting underneath his chin, patting on his back, shaking his paw. What is the meaning of gambol? So the meaning of gambol is to leap about playfully. Next extract given is, I bow
and taking off my hat, address him in this form, O cat. But if he is the cat next door, whom I have often met before, I greet him with an oops a cat. I have heard them call him James, Buzz, James, but we have not gone so far as names, where it should be not. Name the poem and the poet. So we know that the poem is The Addressing of Cats. The poet is T.S. Eliot. How does the poet address the unfamiliar cat? So the poet addresses the unfamiliar cat by taking a bow, taking off his hat, and addresses as O cat. Now the third question is, how does the poet address the familiar cat? So the poet addresses the familiar cat as oopsa cat. Now what common names he has heard that people use to address the cat? So the common names that he has heard are James, Buzz, James. Why does the poet does not address the cat by name? So the poet does not address the cat by name as cats resent familiarity initially, and a proof of respect needs to be shown to a cat to win trust and be friends with a cat. So here we have done the assignment question answers. Now let's do the back question answers. How does the poet describe a dog? The poet describes a dog as simple soul. Dogs pretend that they like to fight, but they bark more often than they bite. Barring exceptions like the peaks, dogs are usually clownish and often behave in an undignified manner. They easily become friends. A little patting makes them so happy that they bark and jump and play about. They are easygoing and respond to any call. Here patting should be P-A-T. Which rule relating to the cats does the poet disagree with? So the rule relating to the cats that the poet disagrees with is that one should not speak to cats unless one is spoken to by them. What things should one keep in mind regarding cats? Regarding cats, one should keep in mind that they resent familiarity. How should one address a cat before one can finally call him by his name? So one should bow, take off one's head, and address a cat as O cat or oops a cat if it is the cat next door whom he has seen before. Also, some small tokens of respect like a dish of cream is needed before a cat will allow anyone to call it by its name. So here we have completed the entire poem with its question answers and extra question answers. Please do like and subscribe the channel, and do share it with your friends and classmates. Thank you. All the best.